हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको आपका विकास असाइनमेंट का सेक्शन ए सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आप अभी भी 11वीं के अंदर अच्छी तरह से स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारी ऑनलाइन बैच है नीव करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका सारा टोटली इंफॉर्मेशन आप हमारी एप्लीकेशन यूडीटी एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन ए। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपका सेक्शन ए। तो जैसे आप सबको पता है कि टोटल 1 से 7 चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला देते हो तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाता है। चलिए तो सबसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, व्हेन वेट ऑफ स्टूडेंट्स, किसकी बात हो रही है? वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड चेंजेस फॉर एवरी स्टूडेंट इट इज नोन एज अ, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है चेंजेस। तो बट ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका वेट अलग अलग होता है, चेंज होता रहता है। और जहां पे भी चेंजेस होता है, इन शॉर्ट वेरिएशन इसको बोलते हैं, तो उसका आंसर आता है इट इज नोन एज अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि जहां पर वेरिएशंस होता है उसे अपने वेरिएबल कहते हैं। इन प्रोडक्शन, इन एनीथिंग जहां पर भी वेरिएशन देखने को मिलता है उसे अपने वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नंबर 2, which method of collecting primary data is used when the respondents are illiterate? अगर रिस्पोंडेंट्स इलिटरेट है यानी कि जिसके पास से अपने को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अगर वो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बट ऑब्वियसली अपने को उसके पास पर्सनली विजिट करना होता है, पर्सनली यानी कि खुद जाना होता है, या तो अपने ने कोई न्यूमरेटर अपॉइंट किया होता है वो उसके पास जाता है और उसके पास सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली उसको समझा के उसके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो यहां पर जो रिस्पोंडेंट है उसको पर्सनली विजिट करना होता है। तो इलिटरेट पर्सन के लिए मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट मेथड रहता है। चलो थर्ड, व्हेन इज द क्वेश्चनरी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट? कब क्वेश्चनरी को वेरियस पार्ट में डिवाइड करना होता है? तो बट ऑब्वियसली जब आपके क्वेश्चंस आंसर है वो थोड़े से ज्यादा फॉर्म में होते हैं। तो बट कितने ज्यादा फॉर्म में? तो ये आपको खास ध्यान रखना है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25 और मोर। अगर तुम्हारे क्वेश्चंस क्वेश्चनरी के 25 या 25 से ज्यादा क्वेश्चंस है तो क्वेश्चनरी को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। फोर्थ, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की टोटल 3 मेथड है। नंबर 1 डायरेक्ट इंक्वायरी, नंबर 2 इनडायरेक्ट इंक्वायरी और नंबर 3 मेथड ऑफ क्वेश्चनरी। तो टोटल 3 मेथड है, 3 मेथड्स। Who was known as the father of statistician? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग जल्दबाजी में आके आंसर कार्ल पियर्सन लिख देते हैं, बट ये खास ध्यान रखना है, इन अ थियोरी इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है फिशर्स इज अ फादर ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस। फिशर जो है वो स्टैटिस्टिशियन का यानी कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का फादर माना जाता है। चलो नाउ नेक्स्ट, तो चैप्टर नंबर 2, द रेंज ऑफ अ क्लासिफाइड डेटा इज 185। रेंज उन्होंने ढूंढ लिया है 185 और नंबर ऑफ क्लासेस दे रखे 8 और रेंज, रेंज यानी आर। व्हाट वुड बी द क्लास लेंथ? क्लास लेंथ फाइंड आउट करना है। तो क्लास लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आर अपॉन के। के यानी के नंबर ऑफ क्लासेस और आर यानी रेंज। तो 185 डिवाइडेड बाय 8 करो तो आपका आंसर आएगा 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बरोबर है? तो जो भी आंसर आ रहा है, बट क्लास लेंथ हमेशा राउंड फिगर अप कंसीडर किया जाता है, यानी कि 23 का नेक्स्ट जो राउंड फिगर अप नंबर होता है वो ध्यान में लिया जाता है। राउंड फिगर नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले शुरुआत होती है क्लास लेंथ 5, फिर राउंड फिगर में आता है 10, 15, 20, 25, ऐसे 5-5 का टेबल। तो 23 का नेक्स्ट राउंड फिगर अप नंबर, यहां पे खास ध्यान रखना है क्लास लेंथ के लिए राउंड फिगर अप नंबर कंसीडर किया जाता है। तो 23 का नेक्स्ट राउंड फिगर अप नंबर है 25। तो यहां पर अपना जो आंसर रहेगा वो आंसर है ऑप्शन सी 25। ये खास ध्यान रखना है,
23 का आगे का नेक्स्ट नंबर 24 लेना नहीं है, ना 23 लेना है। चलिए नंबर 2, इफ इंक्लूसिव, यहाँ पे थोड़ा असाइनमेंट में मिसप्रिंट है, इंक्लूसिव आएगा। क्लासेस आर 5 to 7.9, 8 to 10.9 और 11 to 13.9। व्हाट आर द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड क्लास? तो अपने को सेकेंड क्लास का बाउंड्री पॉइंट पूछा गया है। तो देखो इसका भी मैं वर्किंग बता देता हूं। पहला है 5 to 7.9, 8 to 10.9 और 11 to 13.9। तो अगर बाउंड्री पॉइंट पूछा हो ना तो क्या करने का, ध्यान से सुन लेना। सपोज सेकेंड क्लास का पूछा गया है तो ये जो दोनों है इसका टोटल कर देने का और डिवाइड बाय 2 कर देने का, एवरेज। तो आंसर आएगा 7.95, 7.95 बरोबर। और वैसे उसके अपर का नीचे के लोअर के साथ एवरेज निकाल देने का, 11 और 10.9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10.95। तो यहां पर अपना आंसर हुआ 7.95 टू 10.95। तो ऑप्शन ए। चलो नाउ द मोर देन CFI ऑफ द वैल्यूज, आपको मोर देन CFI दे रखा है 1 2 3 4 5 और उसका सामने CFI दे रखा है 30, 28, 28 और 3। अब क्या बोला है, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू 3? अपने को 3 की फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो देखो 3 कौन से नंबर पे आता है, तो 1 2 3। तो अपने को क्या करने का, देखो फर्स्ट माइनस करो तो आंसर हुआ 2, सेकेंड माइनस करो तो आंसर हुआ 8, थर्ड माइनस करो तो आंसर हुआ 12, फोर्थ माइनस करो आंसर हुआ 5 और लास्ट में क्या आता है 3, वो एज इट इज रहता है। तो अपने को तीसरे नंबर का पूछा है, तीसरे नंबर का, तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर का आंसर है 12। तो खास ध्यान रखना है, जिसका पूछा हो वो नंबर अपने को कंसीडर करना है, इट्स अ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्लासेस 10 टू 14.9, 15 टू 19.9 और 20 टू 24.9 इस तरह से क्लास दे रखे हैं। और क्या पूछा गया है कि इन एग्जांपल ऑफ खाली जगह यानी कि ब्लैंक ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये विच टाइप ऑफ, कौन सा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर क्लास का लोअर और उसके प्रीवियस का अपर, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो उसे एक्सक्लूसिव कहा जाता है। पर अपने देख सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू सेम नहीं है, तो अगर वैल्यू सेम नहीं है तो इसे इंक्लूसिव टाइप कहा जाता है। फिफ्थ, इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्लासेस, और यहां पे लोअर बाउंड्री पॉइंट पूछा गया है 30 to 40 का। तो देखो यहां पर क्लासेस कैसे दे रखे, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इन शॉर्ट these two numbers are same, तो इट्स कॉल्ड अ एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सक्लूसिव में आपको जिस भी क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट पूछा होता है वो सेम रहता है, 30 का 30। लेकिन अगर ये एक्सक्लूसिव नहीं होता और ये इंक्लूसिव होता तो लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस किया जाता है। तो अगर ये इंक्लूसिव होता तो 30 माइनस 0.5 आपका आंसर 29.5 होता, अगर इंक्लूसिव होता तो। अदरवाइज ये एक्सक्लूसिव है तो आंसर इज 30। चलो नाउ नेक्स्ट, तो चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 and 9। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रूट ए बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 into 9, तो 4 9 36, 36 का रूट, आंसर इज 6। चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इज ट्रू फॉर द डेटा दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड एवरेज। तो
और एवरेज यानी कि सेंटर पॉइंट से दोनों साइड इक्वली इवनली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हो तो उसे कौन सी टाइप का डेटा कहा जाता है। तो वहां पर एक चीज खास ध्यान रखनी है कि वहां पे जो सेंटर पॉइंट होता है, इन शॉर्ट मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। जब आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मीन मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है। चलो पॉइंट नंबर 3, इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, मीन यानी एक्स बार। तो देखो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। मीन इज गिवन 15, आपको सिग्मा एक्स आई पूछा गया है, एन दे रखा है 10। देखो व्हाट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम यानी सिग्मा, ऑब्जर्वेशन यानी एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई इट्स वेरी सिंपल, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, तो आंसर आएगा 150। ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा आर ऑफ सेम, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, तो बट ऑब्वियसली सारे वैल्यू सेम ही है 16, तो आंसर इज 16। व्हाट इज द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो अपने देख सकते हैं कि 9 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड इक्वल्स टू 9। चलो नाउ नेक्स्ट, द ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपको दिमाग में सेटअप करना है। ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड का क्लासेस का मतलब होता है कि ऐसा लिखा होता है, फॉर एग्जांपल लेस देन 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर लिखा होता है मोर देन 20, इट्स अ ओपन एंडेड क्लासेस। और ओपन एंडेड क्लासेस में आप कौन सा डिस्पर्जन फाइंड आउट करते हो, तो बट ऑब्वियसली वहां पे क्वार्टाइल डिविएशन ही फाइंड आउट किया जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन ना यहां पे आप रेंज ढूंढ सकते हो क्योंकि ना ही आपको लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पता है, नंबर 2 ना ही आप ये दोनों की मिड वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो इसका मतलब ना ही आप मीन डिविएशन ढूंढ सकते हो और ना ही आप स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढ सकते हो, तो बचा सिर्फ क्या, क्वार्टाइल डिविएशन। हाउ इज द मेजर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो कोएफिशिएंट किसी का भी होता है, इट्स अ रिलेटिव मेजरमेंट, इट्स अ फ्री फ्रॉम यूनिट। थर्ड, ये थोड़ा कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको पूछा गया है व्हाट इज द वेरियांस, तो वेरियांस का मतलब क्या होता है, वेरियांस का मतलब होता है एस स्क्वायर। बट देखो यहां पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से दे रखा है, यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर रूट किया है, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रूट रिमूव करोगे तो सामने वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या होगी 1.44, तो ये एस मिला। तो लोग इतना तो समझ लेते हैं कि भाई रूट रिमूव करो स्क्वायर कर दो, तो 1.44, तो जल्दबाजी में लोग आंसर बी लिख देते हैं, बट इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड डिविएशन। अपने को वेरियांस पूछा गया है यानी एस का स्क्वायर करना है, तो 1.44 इंटू 1.44 उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 2.0736। तो ये खास ध्यान से और शांति से सॉल्व करना है। चलो इफ मीन डिविएशन, ये मीन डिविएशन की बारी दे रखी है और x1 x2 x3 x4 x5 सबका मीन डिविएशन आपको दे रखा है 1.4, और व्हाट विल बी द मीन डिविएशन, तो यहां पर अपने को सीरीज देके रखी है x1 x2 x3 x4 x5, तो देखो 3 इज द कांस्टेंट, सब में कांस्टेंट एडिशन किया है, उसका मीन डिविएशन के ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है, हाँ बट डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, तो 1.4 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो 1.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर मेरे को अभी इतना याद नहीं है, बट चैप्टर 4 में ऐसा एक क्वेश्चन है कि जहां पर x की यानी कि ये वैल्यूज कंसीडर होती है और डिनोमीटर में हो तो उसका डिवाइड किया जाता है, प्लस माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। चलिए इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच आर द यूजुअल मेजर्स, तो
तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में दोनों मेजर काम में आते हैं, एवरेज एंड डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये दोनों अपने लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल होता है। चलो नाउ नेक्स्ट, इन बाइमॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नॉट लेस देन विच वैल्यू, तो बट ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -3 से कम हो सकता नहीं है, नॉट लेस देन, तो किससे कम नहीं हो सकता है, तो 3 से कम हो सकता है, 1 से भी कम हो सकता है क्योंकि माइनस में आ सकता है, -1 पे से भी कम हो सकता है क्योंकि उसकी लिमिट कौन सी है बाय मॉडल में, -3 to 3, तो -3 से कम हो सकता नहीं है। विच इज द मेजर दैट गिव्स आइडिया ऑफ सिमेट्री, कौन सा मेजर अपने को सिमेट्री का आइडिया देता है, तो द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, आप स्क्यूनेस जो है वो अपने को सिमेट्री यानी आप जीरो से एवरेज से सेंटर पॉइंट से कितना नियरेस्ट हो, ये अपने को आइडिया स्क्यूनेस से मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो देखते ही पता चल रहा है कि आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो वो सामने जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ नॉट अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो सिमेट्रिक का है, तो कौन सा सही नहीं है, तो बट ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, क्योंकि ये सिमेट्रिक का है। चलो नेक्स्ट, हाउ इज द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस का मेजर क्या होता है, तो स्क्यूनेस इट्स अ एब्सोल्यूट मेजर, उसके पीछे आपको उसका जो भी यूनिट होता है वो एक्सप्रेस करना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जे की वैल्यू पूछी है, व्हेन द क्वार्टाइल्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, तो देखो ये जो लिखा है ना क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन, इसका मीनिंग ही ये होता है। तो in this situation the value of the skewness is always 0, वहां पर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in, इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो नाउ चैप्टर नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p4 प्लस 4c4, तो इसमें तो रूल याद होना चाहिए, NPN यानी n फैक्टोरियल और NCN यानी 1। तो देखो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल और 4c4 यानी 1, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 3 2 1, यानी कि 24 प्लस 1
आंसर इज 25। चलो हियर एनपीएन, तो मैंने अभी समझाया एनपीएन यानी एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एनसी1। एनसी1 का आंसर होता है एन। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन में से एक एक नंबर माइनस करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एन, n-1, n-2, n-3, n-4, कंटिन्यू माइनस करते जाओ। बट नीचे क्या देके रखा हुआ है, n, तो अपने को नीचे n लिखने का, और n के जो सेकंड वाला है उसके पीछे फैक्टोरियल लगा दो, तो यहां पे n कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पे, n-1 फैक्टोरियल। सो द आंसर इज n-1 फैक्टोरियल। नाउ what is the third term of the expansion? थर्ड टर्म पावर में लिखा है 4, तो बट ऑब्वियसली थर्ड टर्म पावर, तो पास्कल टेबल की चौथी लाइन 14641, और थर्ड टर्म तीसरा टर्म पूछा गया है, तो थर्ड टर्म अपना 6 है। अब देखो अपने, मैंने एक शॉर्टकट में बताया, जैसे आगे क्या लिखा हुआ है x, तो अपने आगे से शुरुआत करते, x⁴, x³ x² और x। पीछे क्या लिखा हुआ है a, तो पीछे से शुरुआत करते हैं, a⁴, a³ a², तो अपना तीसरा टर्म क्या हुआ 6x², a², तो आंसर इज 6x² a²। व्हाट इज n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया n फैक्टोरियल का मतलब n, n-1, n-2, n-3, n-4 अप टू इंफिनिटी। तो यहां पर अपने को दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलता है, मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट। तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बोले नहीं सम नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन है। तो किसका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n, यानी जितने भी नंबर हो 1 से लेकर वहां तक उसका मल्टीप्लीकेशन करना होता है। जैसे 4 फैक्टोरियल हो, तो मैंने बताया 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1, तो 1 से लेकर जो भी तुम्हारा n है वहां तक मल्टीप्लाई करना होता है। चलो फिफ्थ, इन यूजुअल नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझा रहा हूं। परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं फैक्टोरियल, बरोबर है। ओके, अब कि भाई कौन सा सही है, तो देखो एनसीआर इक्वल टू एनपीआर इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये सही है कि गलत चेक करते हैं। सपोज एनसीआर है, तो ये एनसीआर का फॉर्मूला है, तो इसका सॉल्यूशन ये आना चाहिए। तो एनपीआर का क्या हुआ, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये तो भाई एनसीआर नहीं आ रहा है। अब यहां पे बीच में क्या है प्लस, तो वो भी नहीं आएगा क्योंकि इंटू होता तो कैंसल होता, बट यहां पे है ही नहीं कुछ। चलो तो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर अपॉन ये, तो एनसीआर का क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, बरोबर। तो देखो ये नीचे आएगा, काफी लोग इसको कट कर देते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन ये कट नहीं होगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसको देखो, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर, तो एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर हो गया, और इसके डिवाइड में क्या है आर फैक्टोरियल, तो ऊपर रहेगा एन फैक्टोरियल, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एनसीआर का फॉर्मूला है, तो यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो बोले डी वाला। तो एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। हाँ,
यहां पर मैं आपको दो रिजल्ट बता देता हूं, बोथ द रिजल्ट्स आर करेक्ट। एक तो ये वाला आपके सामने ही है, या तो ऐसा भी आ सकता है एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। दिस रिजल्ट इज ऑल्सो करेक्ट। देखो ये मल्टीप्लाई में चला गया, क्रॉस में, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता तो वो करेक्ट हो जाता, बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, NC2 इक्वल टू 20। NC2, चलो NC2 का मतलब n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 10। देयरफॉर n-1 इक्वल टू 2 1 2 इंटू 10, आंसर इज 20। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, NP2। तो NP2 का मतलब होता है n-1। NP2 का मतलब क्या होता है, nn-1, और nn-1 का आंसर कितना है 20। सो द ऑप्शन इज C 20। 6P5, तो 6P5 का सॉल्यूशन करोगे तो 6 5 4 3 2, 5 डिजिट इंटू 65 का सॉल्यूशन आएगा 6, तो आंसर इज 4320। 720 इंटू 6 4320। चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन। तो देखो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। लास्ट टर्म पूछा हो ना तो अपने को ये लास्ट वाला नंबर देखने का, कौन सा नंबर है 3, उसके आगे की साइन देखने की, कौन सी साइन है, तो बोले माइनस, तो इट्स अ -3, और पावर में क्या है 6, तो आंसर इज बी। इट्स अ वेरी सिंपल, लास्ट टर्म पूछा है, लास्ट टर्म कौन सी होगी, तो लास्ट टर्म के लिए यही करने का कि लास्ट आपका जो नंबर है वो साइन कौन सी है माइनस, तो -3, और जो पावर वैल्यू है वो। चलो, इन हाउ मेनी वेज 3 रेड बॉल्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी अरेंज। 3 रेड बॉल है, तीनों 3 इक्वल साइज है, आप उसको कैसे भी अरेंज करो, तो वो आप सिर्फ एक ही तरह से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि तीनों 3 सेम बॉल है, तो तुमको पता ही नहीं चलना है कि कौन सा बॉल तुमने पहले अरेंज किया है। हाँ, वहां पर अगर नंबर दिया हो 1 2 3 तो बात अलग थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। 3 रेड बॉल है, इक्वल साइज है, उसको अरेंज करना है, तो आप उसको सिर्फ एक तरह से अरेंज कर सकते हो। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NP1 माइनस, तो देखो NP1 माइनस NCn-1, तो देखो NP1 एज इट इज, NCn-1 का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा NC1। कैसे, द कंडीशन रूल ये वाला अप्लाई करना है, R1 प्लस R2 इक्वल टू N, यानी कि अगर तुम R1 में से R2 माइनस करोगे तो अपने को यानी कि N मिल जाएगा। तो देखो ये N है, उसमें से तुम ये माइनस करो, तो N माइनस N-1, तो N माइनस N माइनस माइनस +1, तो NN कट, तो आंसर आएगा +1। तो NP1 यानी N और NC1 यानी N, तो NN कट, आंसर इज 0। सो द ऑप्शन इज 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो 0। चलो नाउ नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7, लास्ट चैप्टर सेक्शन ए का। फ्रॉम अ लॉट ऑफ बनानास द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सम बनानास एट वंस इज कॉल्ड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको जो बनानास लेना है वो किस तरह से लेना पड़ेगा, सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। आप उसको रिप्लेस कर सकते नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ एट वंस एक ही बार ले रहे हो, इसलिए। इन विच सर्कमस्टेंसेस विल यू मेक यूज ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड कब यूज की जाती है, व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है तब।
अब पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ध्यान से सुन लेना, द वर्ड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, द अदर नेम ऑफ द पैरामीटर इन अ सैम्पलिंग मेथड इन अ रिसर्च। तो पैरामीटर को पॉपुलेशन कहा जाता है और स्टैटिस्टिक्स को सैंपल कहा जाता है। तो पैरामीटर यानी पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स मींस सैंपल। तो आंसर इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो पहला है स्ट्रेटिफिकेशन इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो सही है। व्हेन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, सिस्टमेटिक में कंप्लीट लिस्ट चाहिए, वो भी सही है। इन द सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज वन एंड ओनली वन चांस, नो, क्योंकि तुम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो उसका मतलब उसका चांस सिर्फ एक बार नहीं आता है, दूसरी बार भी उसका चांस आ सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए, नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, एज पर द यूजुअल नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सुटेबल फॉर सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में एक फॉर्मूला है के ढूंढने का, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। तो देखो विच ऑफ द करेक्ट, तो देखो ये डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में, एन के इक्वल टू कैपिटल एन, या तो कैपिटल एन इक्वल टू एन के। तो कैपिटल एन इक्वल टू एन के, दिस वन। लोग जल्दबाजी में आके ये लिख देते के अपॉन एन, बट ये गलत है। कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सॉल्व करना है। इन विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज देयर इक्वल चांस? तो इक्वल चांस सिर्फ एक ही सैम्पलिंग में मिलता है, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि पॉपुलेशन के जितने भी यूनिट्स है सबको सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इन सैम्पलिंग इनएविटेबल? तो सैम्पलिंग इनएविटेबल कब होते हैं? कि जहां पर अपने पास सैम्पलिंग यानी कि सैंपल सिलेक्ट करने के लिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट होता है, क्योंकि सैंपल कोई भी पर्सन सिलेक्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट जरूरी है। और अगर आपके पास जरूरी मात्रा में यानी कि लिमिटेड एक्सपर्ट्स है तो फिर वहां पर आपको सैम्पलिंग इनएविटेबल होता है। चलिए, एट, फॉर विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज सैम्पलिंग मेथड यूजफुल? तो आपको वहां पे कौन से पॉपुलेशन चाहिए? तो बोले फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसको आप काउंट कर सकते हो। सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन शुड बी विदाउट प्रिजुडाइस। विदाउट प्रिजुडाइस यानी कि नो पार्शियलिटी। आप जो सैंपल सिलेक्ट करते हो पॉपुलेशन में से, तो वहां पे कोई भी बाइस्ड और प्रिजुडाइस होना चाहिए नहीं। इन शॉर्ट, कोई किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। Which of the following random numbers table is popular? तो LHC टिपेट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, LHC टिपेट्स टेबल। चलो नेक्स्ट, स्टेट द पॉपुलर मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सिंपल रैंडम सैंपल। तो सिंपल रैंडम सैंपल के अंदर सबसे पॉपुलर मेथड कौन सी है? तो बोले लॉटरी मेथड। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। जितने भी लोग है या जितने भी यूनिट्स है उसके नंबर बना दो, चीट बना दो, एक बर्तन में डाल दो, एक बॉक्स में डाल दो और रैंडमली आप उसमें से सिलेक्ट कर लो। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड पॉपुलर मेथड। नंबर 12, a security checkpoint that check even vehicle entering into the mall, एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मस्त यहां पे लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट के ऊपर चेक किया जाता है किसको? इवन व्हीकल एंटरिंग इनटू द मॉल इज एन एग्जाम्पल। इवन व्हीकल, इवन यानी हर एक व्हीकल को चेक किया जाता है, ईच एंड एवरी व्हीकल्स। तो ईच एंड एवरी यूनिट का जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, चेकिंग किया जाता है, तो इट्स कॉल्ड अ सेंसस इंक्वायरी, इट्स कॉल्ड अ पॉपुलेशन इंक्वायरी ऑल्सो। कि ईच एंड एवरी यूनिट की आप इंक्वायरी कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो उसे सेंसस इंक्वायरी या तो पॉपुलेशन इंक्वायरी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द सैंपल विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन? तो बट ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, क्योंकि ये हर एक सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। 14, which statistician had published the random number of table first? तो ये मैंने आगे भी समझाया कि भाई प्रोफेसर LHC टिपेट्स। चलो नेक्स्ट,
To obtain the population results on the basis of sample results, it's known as a sampling. बरोबर कि भाई पॉपुलेशन का रिजल्ट जब सैंपल के रिजल्ट के बेस पे दिया जाता है तो उसे सैंपलिंग कहा जाता है। तो इसी तरह से विकास असाइनमेंट के हर एक सेक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप 11th के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारी नीव NEEV आप हमारी नीव बैच ज्वाइंट कर सकते हो, जो UGT एप्लीकेशन के ऊपर सारी डिटेल्स इसकी देके रखी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेक्शन में अपने मिलते हैं। थैंक यू सो मच।